आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। इसके पहले हम लोग सिविक्स के 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, और आज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस करने के लिए। चैप्टर का नाम है वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। चैप्टर के पहले मतलब को समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। चैप्टर का नाम बड़ा सिंपल है, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। देखिए, आज से 200-300 साल पहले यदि आप वुमेन के बारे में बात करते हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, तो महिलाएं आपको केवल और केवल घर के अंदर ही दिखती है ना। घर के अंदर मतलब घर के कामों को करना, बाल बच्चों को देखना, घर का साफ सफाई देखना, है ना, यही सब चीज़ महिलाएं पहले करती थी। लेकिन आज के टाइम पे यदि आप महिलाओं को देख रहे हैं तो आज दुनिया का ऐसा कोई फील्ड, कोई कोना बचा नहीं है जहाँ पे महिलाएं अपना वर्चस्व कायम ना की हों। कहने का मतलब है कि आज कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे महिलाएं अपना कमाल ना दिखाई हो। तो मतलब कहने का है कि आज कोई भी फील्ड हो, कोई भी जगह हो, पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी वहाँ पे आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। तो क्या आज कहना सही होगा वुमेन चेंज द वर्ल्ड? क्या महिलाएं आज दुनिया बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं? बिल्कुल बदल रही हैं। वही आज से आप इंडिया के अंदर 150-200 साल पहले यदि आप बात करते तो महिलाओं को उतना आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। महिलाएं हैं तो उनका एक काम होता था हमेशा से कि आपको घर में रहना है, बाल बच्चों को देखना है, पालन पोषण करना है, घर के 4 दीवारी में रह के ही कामों को करते रहना है, बस। उसके बाद फिर आपका जीवन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, हर प्रकार के कामों को कर रही हैं। तो चैप्टर हमारा इसी के ऊपर है, वुमेन चेंज दी वर्ल्ड। मतलब आज महिलाएं दुनिया बदल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही बात करेंगे कि महिलाएं किस तरीके से, महिलाओं का जीवन पहले कैसा था, आज किस प्रकार से उनका जीवन बदला है, किन प्रकार का उनके जीवन में बदलाव आया है, कैसे उनके जीवन में तरक्की हुआ है, आखिर उनके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि आज लगभग वो हर फील्ड में है ना, वो भी अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। तो वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज़ एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है इसमें, मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मेक बेटर नर्सेस बिकॉज दे आर मोर पेशेंट एंड जेंटल। देखो, हमारे इंडिया में ना कुछ काम ऐसा है जिसको कि लोग मानते हैं कि ये काम महिलाएं ही बेहतर तरीके से कर सकती हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं, जैसे टीचर का जॉब, एक छोटे से बच्चों को पढ़ाना। इसलिए आप देखे होंगे कोई भी स्कूल हो, आपका भी स्कूल हो, कोई भी स्कूल हो, नर्सरी, LKG, UKG, इन छोटे छोटे बच्चों को ना जनरली महिलाएं पढ़ाती हैं। आपको पता है, आप अपने स्कूल में भी देखना, छोटे छोटे बच्चों को महिलाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करना जानती हैं। अच्छा, क्या छोटे बच्चों को पुरुष नहीं पढ़ा सकते हैं? मेल नहीं पढ़ा सकते हैं क्या? पढ़ा सकते हैं, लेकिन मेल के अंदर उतना ज़्यादा करुणा का भाव नहीं होता, उतना ज़्यादा दया नहीं होता, उतना ज़्यादा प्यार नहीं होता, उतना ज़्यादा ममता नहीं होता है। थोड़ा सा गलती करेगा मेल पीटने लगेगा, लेकिन महिलाएं नहीं पीटती हैं, बल्कि महिलाएं उनको प्यार से समझाती हैं, कई बार तो दुलार भी कर देती हैं, है ना। तो कुछ ऐसे काम हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे इंडिया में, जिनको माना जाता है कि ये काम महिलाएं बेहतर तरीके से कर सकती है। जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाना, महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से इस काम को कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस ज़्यादा होता है। पेशेंस मतलब छोटे बच्चे ना परेशान बहुत करते हैं, और वो परेशानी केवल एक ही आदमी झेल सकता है, महिला। पुरुष नहीं झेल सकता उस चीज़ को, पुरुष का दिमाग खराब हो जाएगा फिर, है ना। तो महिलाएं उसको झेल लेती हैं आराम से, क्योंकि महिलाओं का जो पूरा जीवन है ना, बड़ा नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। तो वो छोटे बच्चों को हैंडल करना अच्छी तरीके से जानती हैं। तो छोटे बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद अगला चीज़ जो महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं और करती भी हैं, नर्स का काम।
इसीलिए आप देखेंगे कोई भी हॉस्पिटल आप ले लो, ज़्यादातर जो नर्स उसमें आपको दिखेंगे वो महिलाएं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि नर्स का जो काम होता है ना, वो भी बड़ा पेशेंट्स का काम होता है। कई बार पेशेंट अलग अलग प्रकार के हॉस्पिटल में आते हैं। कुछ पेशेंट ऐसा होता है जो कि बहुत घबराया रहता है, कोई पेशेंट ऐसा आता है जो इसको कि बहुत अपने बीमारी को लेकर तकलीफ़ होता है, ज़बरदस्त मतलब बहुत जल्दी होता है, लेकिन नर्स उनका दिल इतना कोमल, इतना नाजुक होता है, इतना दयालुपन होता है उनका व्यवहार कि वो आराम से हर प्रकार के पेशेंट को हैंडल कर लेती हैं। तो हमारे इंडिया में कुछ ऐसे जॉब हैं जिनको माना जाता है कि महिलाएं करें तो ही बेहतर होगा, पुरुष उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बोला छोटे बच्चों को पढ़ाना, नर्स का जॉब, ये कुछ ऐसे जॉब है इंडिया में जो कि महिलाएं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं और करती भी हैं। क्या सही बात नहीं है? अधिकतर हॉस्पिटल में आप जाइए महिलाएं आपको नर्स दिखेंगी, अधिकतर स्कूल में आप जाइए छोटे बच्चों को पढ़ाते हुए टीचर कौन नज़र आ जाएंगे आपको? महिलाएं नज़र आ जाएंगी। तो वो अच्छे तरीके से वो काम करती हैं। रीज़न मात्र एक है। क्या रीज़न है? कि महिलाओं के अंदर पेशेंस ज़्यादा होता है। पेशेंस मतलब चीज़ों को सहने का जो क्षमता होता है वो ज़्यादा होता है। महिलाओं को छोटे बच्चे परेशान करेंगे, महिलाएं इरिटेट नहीं होंगे, लेकिन वही पुरुष बड़ा जल्दी इरिटेट हो जाता है ना? खैर वही चीज़ है। आगे, इट इज़ बिलीव्ड दैट साइंस रिक्वायर्स अ टेक्निकल माइंड एंड गर्ल्स एंड वोमेन आर नॉट कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स। हमारे इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जो सॉफ्ट काम है, सॉफ्ट काम मतलब जिसमें ज़्यादा भारी भरकम काम ना हो, वो काम महिलाओं को दे दो क्योंकि वो अच्छी तरीके से कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे छोटे बच्चों को पढ़ाना, है ना, फिर से नर्स का काम करना। क्या इसमें बहुत भारी काम है? क्या इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है? नहीं। क्या इसमें बहुत टेक्निकल काम है? टेक्निकल मतलब मशीन वगैरह का काम है इसमें? नहीं। तो जो सॉफ्ट काम है, जिसमें उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जिसमें उतना ज़्यादा मशीन वगैरह का काम नहीं है, वो काम महिलाओं को दे दो, वो अच्छी तरीके से कर लेंगे। और इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि जो टेक्निकल काम है, जो मशीन वगैरह का काम है, जिसमें थोड़ा सा सोचना विचारना पड़ता है, जिसमें दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ता है, जिसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, उस काम को कौन कर सकता है बेहतर? पुरुष कर सकता है। ऐसा इंडिया में एक सोच बना हुआ है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये बात सही है? क्या महिलाएं मशीन नहीं चला सकती हैं? क्या महिलाएं रॉकेट नहीं चला सकती हैं? क्या महिलाएं एरोप्लेन, क्या महिलाएं मिसाइल नहीं चला सकती हैं? बताओ। चला सकती हैं। आज बहुत बड़े बड़े एरोप्लेन में आप देखेंगे कि जो एरोप्लेन का पायलट होते हैं वो कौन होते हैं? एक महिला होती है। उसी प्रकार से अभी इंडिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी ले लो, अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हम इंडिया ने जो पाकिस्तान पे अटैक किया था, उसमें कौन थी? 2 लेडी महिला ऑफिसर थी। तो कौन थी वो? बताओ। महिला थी। तो इंडिया में ना ये जो एक सोच बना हुआ है कि जो सॉफ्ट काम है वो महिला को दे दो। क्यों? क्योंकि उनको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें उसको उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और जो हार्ड वर्क वाला काम है, जिसमें दिमाग लगाना है, मशीन का काम है, बहुत मेहनत करना है, वो पुरुष को दे दो काम। ये एक जो समाज में विचार बना हुआ है, जो धारणा बना हुआ है, इसको बदलने की ज़रूरत है। क्या ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल ज़रूरत है। क्योंकि आज चाहे कोई भी काम हो, आसान हो, हार्ड हो, महिला के साथ साथ मतलब पुरुष के साथ साथ महिला भी कर सकती है। तो ये जो एक सोच बना हुआ है कि सॉफ्ट यानी कि आसान काम महिला को दे दो क्योंकि वो अच्छी तरीके से कर सकती है, और जो हार्ड काम है वो पुरुष को दे दो क्योंकि वो अच्छी तरीके से कर सकता है। ये एक धारणा बना हुआ है हमारे सोसाइटी में, एक विचार बना हुआ है जो कि बिल्कुल गलत है। आज कोई भी काम हो, ऐसा कोई काम आज बचा नहीं है जो कि महिला या फिर लड़कियां नहीं कर सकती है। और आपको एग्जाम्पल के तौर पे हर चीज़ में आप देख लो, बड़े बड़े आप कॉलेज में जाएंगे तो बड़े बड़े कॉलेज में मैथ पढ़ा रहे होते हैं कौन? एक महिला टीचर। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे तो फिजिक्स एक महिला प्रोफेसर पढ़ा रही होती हैं। आप आर्मी में जाके देखो, बड़े बड़े पोस्ट पे एक महिला ऑफिसर हैं। नेवी में देखो, एयरफोर्स में देखो, महिला ऑफिसर हैं। हर जगह पर आपको महिला ऑफिसर आज दिख जाएंगे, है ना।
तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि जो आसान काम है वो महिला को दे दो और जो हार्ड काम है वो पुरुष को दे दो। ये बिल्कुल कहना गलत होगा, क्योंकि आज हर कोई हर काम कर सकता है। तो ये जो हमारे सोसाइटी में एक गलत विचार बना हुआ है कि जो आसान काम होगा वो महिलाएं करेंगी और जो हार्ड काम होगा वो पुरुष करेंगे, ये हकीकत आज के तौर पे तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज कोई भी ऐसा काम नहीं है जो महिलाएं नहीं कर पाती हैं या फिर नहीं कर पा रही हैं, और आज हर काम को महिलाएं कर पा रही हैं। ठीक है, तो बताओ क्या ये विचार रखना सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है। इस विचार को बदलने की ज़रूरत है। आगे नेक्स्ट है हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि बहुत ज़रूरी है आपको समझना, स्टीरियोटाइप्स। ये क्या होता है? देखो, when we believe that people belonging to a particular groups based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics or can only do a certain type of work, we create a stereotype। देखो, स्टेरियोटाइप का मतलब होता है अपने मन में ना किसी के खिलाफ एक अलग प्रकार का विचार बना लेना। जैसे मान लो, सपोज करो, यदि हमने ये विचार बना लिया अपने मन में कि महिला है एरोप्लेन नहीं उड़ा सकती, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि अपने मन में, अपने विचार में, अपने मन में यदि आप किसी के बारे में कुछ सोच लेते हैं नेगेटिव कि हाँ ये वो काम नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती, तो इसी को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। जैसे हमारे सोसाइटी का क्या कहना है कि जो सॉफ्ट काम है, जो आसान काम है वो कौन करेंगे? महिलाएं करेंगी, और जो हार्ड काम है वो कौन करेगा? पुरुष करेंगे। तो क्या बताओ, ये स्टीरियोटाइप नहीं है? स्टीरियोटाइप का मतलब ही होता है अपने मन में ना ये ख्याल बना लेना कि ये वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार के विचार को सोचना, इस प्रकार के चीज़ों के बारे में विचार करना, इन सब चीज़ों को नेगेटिव सेंस में समझना, यही हमारा कहलाता है स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो कोई पूछे कि बताओ स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, तो सिंपल से बताइएगा, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है एक विचार अपने मन में बना लेना जिसमें आप अंदर ही अंदर ये सोच के खुश हुए जा रहे हैं कि वो आदमी ये काम नहीं कर सकता, या फिर वो महिला है तो ये काम नहीं कर सकती। मतलब किसी के खिलाफ गलत विचार अपने मन में, एक नेगेटिव विचार अपने मन में लाना ही क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप कहलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा स्टीरियोटाइप होता है। तो हमारे इंडिया में एक स्टीरियोटाइप सबसे खास क्या चलता है कि महिला है तो हार्ड काम नहीं कर पाएंगे, पुरुष है तो हार्ड काम कर सकता है। तो बताओ क्या ये गलत विचार नहीं है? बिल्कुल गलत विचार है। तो ये भी हमारा क्या है? कि स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब फिर से एक बार बता देते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है। स्टीरियोटाइप का सिंपल सा मतलब क्या हुआ? अपने मन में किसी के खिलाफ एक नेगेटिव विचार बना लेना, एक गलत विचार बना लेना, गलत सोच लेना कि वो ये काम नहीं कर सकता या फिर नहीं कर सकती है। ठीक है, इस प्रकार के चीज़ों को हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप। आगे बढ़ते हैं। इन मोस्ट फैमिलीज वंस गर्ल्स फिनिश स्कूल they are encouraged by their families to see marriage as their main aim in life। जैसे ज़्यादातर हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है कि एक बार यदि लड़की का पढ़ाई कंप्लीट हो गया, गांव का बात करें तो गांव में लड़की 10वां तक पढ़ ली बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा शहर में आओगे, शहर में लड़की 11, 12 ग्रेजुएशन तक पढ़ ली, काफ़ी है। अब उनके बाद उनके मैरिज का इंतज़ाम करो, ऐसा धारणा बना है कि नहीं बना है? बताओ। मतलब गांव के बारे में यदि हम लोग बात करें तो गाँवों में यदि लड़कियां 10वां तक पढ़ ले, 10 तक पढ़ ले, तो उनके शादी का बात चलना स्टार्ट हो जाता है। शहर का बारे में बात करें तो शहर में मैक्सिमम कितना? 11, 12। थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ग्रेजुएशन तक आपको पढ़ने देंगे आपके माता पिता, उसके बाद फिर आपका शादी ब्याह कर दिया जाएगा यदि आप किसी एग्ज़ाम वगैरह का तैयारी नहीं करते हैं। तो यदि आप किसी एग्ज़ाम वगैरह का तैयारी करते हैं तो थोड़ा सा आपको पढ़ने का मौका और मिलता है पेरेंट्स की तरफ से कि हाँ ठीक है पढ़ो लिखो, लेकिन आप वो भी नहीं करते हैं तब तो फिर आपका शादी के बारे में ख्याल उठना घर में चालू हो जाता है। तो ये बताओ क्या ये सही विचार है या गलत विचार है? बिल्कुल गलत विचार है। देखो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक लड़की
जो कि हो सकता है कि आगे किसी जॉब को कर सकती है। यदि उनको पढ़ने का मौका और मिले आगे, तो हो सकता है कि वो पुलिस बन सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो वो बनना चाहती हैं वो बन सकती हैं। लेकिन क्या हमारे सोसाइटी में उसको ये चीज़ करने दिया जाता है? नहीं करने दिया जाता है। आपको ये मानना पड़ेगा कि मान लीजिए यदि 100 लड़कियां हैं, तो 100 में से 5-10 लड़कियों को ही आगे घर के तरफ से पढ़ने का मौका मिलता है, आगे पढ़ने का। नहीं तो फिर ज़्यादातर लड़कियों का शादी ब्याह करो, मामला ख़त्म करो, है ना। ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि समाज में एक विचार बन गया है, एक धारणा बन गया है, एक स्टेरियोटाइप क्रिएट हो गया है कि लड़की का जैसे 10वां 11वां 12वां या फिर ग्रेजुएशन पास हो, उसका शादी ब्याह करा दो। एक सोच बना हुआ है विचार में, तो हर कोई आदमी उसी को फॉलो कर रहा है। तो क्या इस सोच से निकलने की ज़रूरत है कि नहीं है, बताओ? बिल्कुल ज़रूरत है। जिस तरीके से एक परिवार अपने बेटे को आगे पढ़ाता है, लिखाता है, नौकरी की तैयारी करवाता है, जॉब करवाता है, ट्रेनिंग करवाता है, उसी तरीके से लड़कियों को भी यदि करवाए तो लड़कियां भी जॉब ले सकती हैं। क्या सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। समझ गए बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फॉर चेंज। आइए इस टॉपिक को भी देख लेते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, लर्निंग फॉर चेंज है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये टॉपिक समझ में आ गया? तो अपने घर में यदि आपकी बहन वगैरह हैं तो उनको आगे पढ़ाइए, लिखाइए, क्या पता आगे चल के वो कुछ अच्छा कर जाएं, है ना। बहुत सारी लड़कियों का जो सपना है वो शादी के चक्कर में चकनाचूर हो जाता है। वो आगे वो नहीं कर पाती हैं जो उनको करना चाहिए था या फिर जो वो कर सकती थी, है ना। वो नहीं कर पाती हैं तो उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। आगे है लर्निंग फॉर चेंज। इसमें क्या लिखा हुआ देखते हैं। गोइंग टू स्कूल इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। देखो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, हर किसी को पढ़ने का, चीज़ों को जानने का, सीखने का अधिकार है ना। तो स्कूल जाना, पढ़ना, लिखना हर किसी के जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो लड़का हो लड़की है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इन द 19th century मैनी न्यू आइडियाज़ अबाउट एजुकेशन एंड लर्निंग इमर्ज्ड। 19th century ही नहीं, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे आपको मानना पड़ेगा कि एजुकेशन के फील्ड में और भी नए नए तरक्की होते जा रहे हैं। जैसे आज से 100 साल पहले के आज से 100 साल पहले के बारे में यदि हम लोग बात करें तो उस समय पे हमारा साइंस उतना डेवलप नहीं था, मशीन हमारे पास उतना अच्छा नहीं था। आज हमारे पास एक से एक मशीन है। तो आज हम लोग क्या कह सकते हैं कि एजुकेशन में तरक्की हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो कई सारे नए नए आइडियाज़ हमारे सामने आए हैं, कई सारे हमारे सामने मशीन आए हैं जिसके मदद से हम लोग बहुत कुछ आज नया सीख के बहुत कुछ नया कर पा रहे हैं, है ना। तो लगातार इस चीज़ में बदलाव हो रहा है और आगे भी बदलाव होगा। Schools became more common and communities that had never learned reading and writing started sending their children to school। सोचो, जिस सोसाइटी में, जिस कंट्री में, जिस जगह पे लोग पहले पढ़ना तक नहीं जानते थे, लिखना तक नहीं जानते थे, उस प्रकार के मोहल्ले के लोग आज अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। जैसे आज आपको गांव में ऐसे बहुत सारे माता पिता मिल जाएंगे, बहुत सारे पेरेंट्स मिल जाएंगे जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रहे। क्यों करवा रहे हैं ऐसा बताओ? वो ये सोच सकते थे ना कि हम नहीं पढ़ें तो हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो कर क्या रहे हैं कि वो आज ये सोच रहे हैं कि हम भले ही नहीं पढ़े हैं लेकिन हमारे बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है। उनको पता है कि एक बच्चा या फिर एक बच्ची पढ़ लिख लेता है तो वो कितना ज़्यादा आगे क्या कुछ कर सकता है, वो है ना, दुनिया को बदल सकता है। समझ में आ रही है बात? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आदमी कभी स्कूल का चेहरा तक नहीं देखा, जो आदमी कभी अपने हाथ में किताब तक नहीं लिया, वो आदमी जिन्होंने आज तक किसी एक अक्षर को सीखा नहीं,
वो आदमी, वो परिवार, वो फैमिली आज अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, आगे बढ़ा रहा है, क्योंकि उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है। उनको पता है कि एक बार बच्चा पढ़ लिख लेगा तो घर छीन सकता है, संपत्ति छीन सकता है, प्रॉपर्टी छीन सकता है, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल जो आपके पास हो सब छीन सकता है, लेकिन शिक्षा आपसे कोई छीन नहीं सकता है। यही तो एक लौता ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपने एक बार सीख लिया तो वो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। समझ रही है बात? तो आज हर किसी को एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन का इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है, इसीलिए आज हर एक गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहता है, पढ़ाना लिखाना चाहता है, एक बड़ा आदमी बनाना चाहता है। ठीक है, आगे, मैनी वोमेन एंड मैन मेड एफर्ट्स टू ओपन स्कूल्स फॉर गर्ल्स। यहाँ तक कि जैसे आज एग्जाम्पल बताते हैं आपको, ज़्यादा नहीं, आज से आप 100 साल पीछे जाइए, अपने ही इंडिया में आपको दिखेगा कि गर्ल्स को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं मिलता था, पढ़ने का परमिशन नहीं मिलता था। आज महिलाएं ही महिलाओं के लिए स्कूल खोल रही हैं। आज आपको बहुत सारे ऐसे स्कूल मिलेंगे, ऐसे कॉलेज मिलेंगे जो केवल गर्ल्स के लिए हैं। अपने पटना का एग्जाम्पल हम लोग ले तो पटना में 2-4 कॉलेज का एग्जाम्पल तो हम आपको अभी दे सकते हैं। जेडी वोमेंस कॉलेज बगल में है, केवल उसमें लड़कियां पढ़ती हैं। इधर आप ले लो पटना वोमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, ये सब कॉलेज ऐसे हैं जो कि केवल गर्ल्स पढ़ेंगी उसमें। क्यों ऐसा खोला जा रहा है? ताकि गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ाया जाए। तो जरा आप सोचो, जिस जगह पे पहले महिलाओं को, लड़कियों को घर से बाहर निकलने तक का परमिशन नहीं था, आज लड़कियां घर से बाहर निकल रही हैं। उनके लिए स्पेशल स्कूल, कॉलेज खोला जा रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सके। तो क्या आपको ये मानना पड़ेगा कि आज बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है, तरक्की हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। वुमेन स्ट्रगल टू लर्न टू रीड एंड राइट। महिलाएं आज चीज़ों को सीखना चाहती हैं, वो भी जानना चाहती हैं कि आखिर ऐसा नया नया क्या है जिसको कि हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और आज परिणाम ये निकला है कि आज आप कोई भी दुनिया का फील्ड उठा के देखो, हर फील्ड में आपको महिलाएं नज़र आ जाएंगी। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर, जज, लॉयर, प्रोफेसर, यहाँ तक कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पोस्ट प्रेसिडेंट आज कौन है? एक महिला है। द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? एक महिला है। तो सोचो आज महिलाएं क्या नहीं कर सकती है। तो बहुत बड़ी बात है। तो महिलाओं को पढ़ाइए, लिखाइए, उनके बेहतर भविष्य के बारे में चिंता करिए, है ना? करने वाली बात भी है। आगे यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया गया है रास सुंदरी देवी का। रास सुंदरी देवी एक महिला है जिनका एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाया गया है कि किस तरीके से एक महिला इतना ज़्यादा कठिनाई होने के बावजूद पढ़ती हैं, लिखती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो एक एग्जाम्पल आपके सामने है एक महिला का जिनका नाम है रास सुंदरी देवी। इनके जीवन के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको खुद मोटिवेशन मिलेगा। आइए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। रास सुंदरी देवी, इनका जन्म होता है 1800 में और इनका डेथ हो जाता है 1890 में, यानी कि लगभग ये कितने साल जीती हैं? 90 साल। ठीक है। वॉज बॉर्न इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में इनका जन्म होता है। सम 200 ईयर्स अगो, लगभग आज से आप कितना कह सकते हैं? 200 साल पहले। हालांकि 200 आज के तौर पे बात करें तो 225, क्योंकि आज हम लोग 2025 में जी रहे हैं। लगभग आप मान लो 200 साल, है ना? हालांकि एग्जैक्ट बात करें तो 225 साल होता है, लेकिन एग्जैक्ट आप मानो 225 और ऐसे एवरेज माने तो 200 साल पहले इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। ठीक है। एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी इन बंगला। 60 साल की उम्र में सोचो ये अपने जीवन के बारे में एक किताब लिखती है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? अपने बारे में लिखना। अपने बारे में यदि आप लिखेंगे किसी किताब में
तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आप अपने बारे में ना पूरा किताब लिख रहे हैं कि मेरा ये नाम है, मेरा ये फैमिली है, मेरा यहाँ जन्म हुआ, मैंने ये यहाँ से पढ़ाई किया, है ना, ये सब चीज़ यदि आप अपने बारे में लिखते हैं तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। तो इस महिला ने, राजसुंदरी देवी जी ने 60 साल की उम्र में अपना एक खुद का किताब लिखा है। उस किताब में किसके बारे में लिखा है इन्होंने? अपने बारे में लिखा है। उसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो जो अपने बारे में लिखता है उसको हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। सोचो, जहाँ 60 साल की उम्र में महिला बस ये दिन भर जाप करते रहती है कि कैसे हमारा जीवन अब कटे, उस उम्र में ये महिला ऑटोबायोग्राफी लिख रही हैं, अपने जीवन के बारे में लिख रही है। सोचो क्या इंस्पिरेशनल कहानी है कि नहीं है? बिल्कुल है। आज आप 60 साल की महिलाओं को उठा के देखो, आपको पता चलेगा क्या कर रही हैं वो। भगवान से गुजारिश कर रही हैं कि कब हमको इस पृथ्वी से उठा ले, है ना, इस प्रकार का। मतलब वो ज़्यादा कुछ खास काम नहीं कर रही होंगी। और ये महिला है जो 60 साल की उम्र में पूरा किताब लिख दी अपने जीवन के बारे में। बहुत बड़ी बात है। वो भी बांग्ला लैंग्वेज में, क्योंकि वो बंगाली थी एक, तो बंगाली उनको आता होगा अच्छी तरीके से, तो बांग्ला लैंग्वेज में उन्होंने अपना पूरा का पूरा किताब ऑटोबायोग्राफी इन्होंने लिख डाला। हर बुक टाइटल्ड, और उस किताब का नाम क्या रखा इन्होंने? अमर जीवन। मतलब जिस किताब में इन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा है, ऑटोबायोग्राफी लिखा है, उस किताब का नाम इन्होंने क्या रखा? अमर जीवन। आज भी ये किताब मार्केट में मिलता है, ठीक है। इज द फर्स्ट नोन ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय एन इंडियन वुमन। सोचो, मतलब ये इंडिया का पहला ऐसा किताब बना जो किताब एक महिला ने लिखा था। सोचो, मतलब इसके पहले किसी महिला ने कोई किताब आज तक नहीं लिखा था। सोचो, मतलब क्या अजीब बात नहीं है कि इतना बड़ा हमारा इंडिया और आज तक किसी महिला ने अपने जीवन के बारे में नहीं लिखा आज तक। इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि महिलाओं को पढ़ने लिखने का परमिशन बिल्कुल भी था ही नहीं। और थोड़ा बहुत जब इनको परमिशन मिला होगा, वो भी परमिशन कैसे मिला वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सोचो, ये पहला किताब इनका बना अमर जीवन, जो कि एक महिला ने लिखा था। मतलब अमर जीवन जो कि राजसुंदरी देवी जी ने लिखा, उस किताब में इन्होंने अपने बारे में लिखा है। ये भारत का पहला ऐसा किताब बना जो कि किसी एक महिला ने लिखा था। इसके पहले सारे किताब कौन लिखते थे? पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इसके जीवन के बारे में और क्या लिखा हुआ है। राजसुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। राजसुंदरी देवी जी का जो शादी हुआ था वो बिल्कुल एक बड़े परिवार में हुआ था, बहुत अमीर परिवार में हुआ था। मतलब जिस परिवार में इनका शादी हुआ था वो परिवार गरीब परिवार नहीं था, बहुत अमीर परिवार था, ठीक ना। और उस अमीर परिवार में चूँकि इनका शादी हुआ और ये महिला थी, बताओ इनका मेन काम क्या रहता होगा घर में? हाउसवाइफ का। घर के काम काज को देखना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, बाल बच्चे, है ना, ये सब देखना है। तो इनका जीवन भी उसी प्रकार का था। तो इनका शादी एक बड़े अमीर परिवार में हुआ था। और ये एक तरीके से किस तौर पे थी, मतलब क्या करती थी? नॉर्मल अपना जैसे घर का काम होता है ये करती थी। At that time, it was believed that if a woman learned to read and write, she would bring bad luck to her husband and become a widow. सोचो, उस समय पे ऐसा धारणा था, उस समय पे ऐसा लोग मानते थे कि यदि कोई महिला पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए, तो ये उसके हस्बैंड के लिए बैड लक होगा और उसका हस्बैंड डेथ हो जाए, उसका हस्बैंड मर जाएगा और वो महिला विधवा बन जाएगी। सोचो, मतलब आप दूर दूर तक लॉजिक लगा के सोचो जरा, क्या इससे इसका कोई लेन देन है? मतलब यदि एक महिला पढ़ लिख ले तो क्या उसका हस्बैंड मर जाएगा, उसका हस्बैंड डेथ कर जाएगा? कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उस समय पे ऐसा लोग मानते थे। लोग ऐसा मानते थे कि यदि कोई महिला पढ़ लिख ले, चीज़ों को पढ़ना जान जाए, लिखना जान जाए, तो उसका हस्बैंड मर जाएगा। इस डर से भी बहुत सारी महिलाएं कुछ पढ़ती लिखती नहीं थी, क्योंकि उनको डर था कि मेरा हस्बैंड मर जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? विधवा हो जाएंगे।
लेकिन आज के तौर पे यदि हम लोग समझे तो क्या इस बात का कोई सेंस है? कोई सेंस नहीं। अरे भाई, पढ़ना लिखना तो अच्छा चीज़ है ना यार। आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक आदमी मर कैसे सकता है पढ़ने लिखने से? बल्कि आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आप और जागरूक होंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे, दुनिया को एक नए नज़रिए से देखेंगे आप, है ना। लेकिन उस समय पे ये मानना था कि यदि कोई महिला पढ़ लिख लेती है तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, डेथ कर जाएगा, महिला विधवा बन जाएगी। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, शी taught herself how to read and write in secret well after her marriage। इसके बावजूद जब इनका शादी हुआ, ये चोरी छुपे पढ़ती थी, चीज़ों को सीखती थी। इनके घर में मेल तो रहे हुए होंगे ना, कुछ तो पुरुष रहे होंगे, तो इनके घर में कुछ किताब रहा होगा, कुछ कॉपी रहा होगा, तो ये चोरी छिपे कभी कभी उस किताब को खोलती थी। इसके घर में जो बाल बच्चे रहे होंगे छोटे छोटे, उनके किताबों को खोलती थी, उनकी किताबों को देखती थी। तो वो किताब को देखते देखते, सुनते सुनते धीरे धीरे क्या कर गई, किताब को पढ़ना सीख गई। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ को पढ़ाया जाए तभी सीखा जाए। बहुत चीज़ आप खुद से भी देख के, सुन के, समझ के, खुद से भी पढ़ के आप सीख जाते हैं। तो इन्होंने अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चों को किताब रहता होगा, उस किताब को, कॉपी को देख के, सुन के, समझ के इन्होंने खुद से पढ़ना लिखना क्या कर लिया, सीख लिया। ठीक है। अब जब इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा तो क्या इसका हस्बैंड मर गया? नहीं, बल्कि ये अच्छा चीज़ हुआ कि इन्होंने पढ़ना सीख गया, है ना, ये पढ़ना सीख गई। आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट, राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत। अब हुआ क्या, जब इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा तो ये चैतन्य भागवत उस समय का एक बहुत ही फेमस किताब हुआ करता था, एक तरीके से आप समझ लीजिए। उसको ये पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और चैतन्य भागवत में बहुत अच्छे अच्छे बातें लिखे गए थे, तो इनको अच्छा बात भी समझ में आया। इनको समझ में आया कि दुनिया वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जिस दुनिया को समझते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जिस दुनिया को हम देख रहे हैं उससे भी बहुत बड़ा दुनिया है। ठीक है। आगे, थ्रू हर ओन राइटिंग she also gave the world an opportunity to read about women's life in those days। इसके साथ ही साथ ये केवल पढ़ लिख के अपने फ़ायदे के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि इन्होंने जब पढ़ा लिखा तो बाकी महिलाओं को भी जागरूक किया कि आप भी पढ़िए लिखिए, चीज़ों को समझिए, देश दुनिया को देखिए। क्योंकि महिलाओं का काम केवल चार दीवारी में रहना नहीं है, देश दुनिया को देखिए, समझिए। तो ये सोचो, ये एक ऐसी महिला, जिस समय पे धारणा था, विचार पूरा समाज में फैला हुआ था कि कोई महिला पढ़ लिख ले तो उसका हस्बैंड मर जाएगा, उसके बावजूद ये पढ़ती हैं, लिखती हैं और महिलाओं को मोटिवेट भी करती हैं कि आप भी पढ़िए लिखिए, चीज़ों को समझिए। तो बहुत इंस्पायरिंग कहानी है कि नहीं। आगे बात करते हैं। राज सुंदरी देवी रोड अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल्स। तो क्या लगता है आपको कि ये इतने आसानी से पढ़ लिख ली होंगी? क्या इसके घर के तरफ से प्रेशर नहीं मिला होगा कि तुम क्यों पढ़ रही हो, तुम तो एक लड़की हो, एक महिला हो, तुमको नहीं पढ़ना चाहिए? इसके बावजूद ये पढ़ती हैं, घर के टॉर्चर को सहते हुए ये पढ़ती है, लिखती हैं, उसके बाद ये किताब भी लिखती हैं और पूरे समाज को बदलने का ये जिम्मेदारी भी लेती हैं। उनके बाद जब इनका किताब मार्केट में बिका, पब्लिश हुआ, तो बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन मिला कि जब ये महिला पढ़ लिख सकती हैं तो हम भी पढ़ लिख सकते हैं और हम भी देश दुनिया को एक नए नज़रिए से देख सकते हैं। तो राज सुंदरी देवी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वो खुद भी पढ़े लिखे, आगे बढ़े और देश दुनिया को भी आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया का तो नहीं, लेकिन इंडिया के बहुत सारे महिलाओं के जीवन को भी इन्होंने बदल रखा है, जिनको बताया कि आप भी पढ़िए लिखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि शिक्षा पर अधिकार सबका होता है। ठीक है। इस तरीके से हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, जिसको हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।